दिव्या की शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब उसके पति अविनाश को दिव्या की बीमारी के बारे में पता चला, तो उसने दिव्या को तलाक दे दिया। लेकिन फिर अविनाश के साथ जो हुआ, उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिव्या बेटा जाकर तैयार हो जा, वे लोग आते ही होंगे। माँ ने प्यार भरी आवाज़ में मनुहार करते हुए कहा। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगी। मुझे पसंद नहीं है ये देखने व दिखाने की औपचारिकता। माँ, मान भी लो कि ये रिश्ता हो गया, तो क्या मैं सुखी वैवाहिक जीवन बिता पाऊँगी? जब भी उन्हें पता चलेगा कि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ, तो क्या वे मुझे? मैं आवेश में कांपती आवाज़ में बोली, बेटा तूने मन में भ्रम पाल लिया है कि तुझे गंभीर बीमारी है। प्रदूषण के कारण आज हर 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। दमा रोग आज असाध्य नहीं है। उचित खान पान, रहन सहन व उचित दवाइयों के प्रयोग से रोग पर काबू पाया जा सकता है। अनेक कुशल व सफल व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त पाए गए हैं। ज़्यादा तनाव, क्रोध इस रोग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। हमारे खानदान में तो ये रोग किसी को भी नहीं है, फिर तो क्यों हीन भावना से ग्रस्त है? माँ ने समझाते हुए कहा। तुम इस बीमारी के विषय में उन लोगों को बता क्यों नहीं देती? मैंने सहज होने का प्रयत्न करते हुए कहा। तू नहीं जानती बेटी, तेरी डैडी ने 1-2 जगह इस बात का जिक्र किया था, किंतु बीमारी का सुनकर लड़के वालों ने कोई न कोई बहाना बनाकर चलती बात को बीच में ही रोक दिया। असहाय मुद्रा में माँ बोली, लेकिन माँ ये तो धोखा होगा उनके साथ। बेटा जीवन में कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जिन्हें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लंबी सांस से लेकर माँ फिर बोली, इतनी बड़ी जिंदगी किसके सहारे काटेगी? जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है। भाई कब तक सहारा देंगे? अपने लिए नहीं तो मेरे और अपने डैडी की खातिर हमारे साथ सहयोग कर बेटा। जा, जाकर तैयार हो जा। माँ ने डबडबाई आंखों से कहा। कुछ कहने के लिए मैंने मुंह खोला, किंतु माँ की आंखों में आंसू देखकर होठों से निकलते हुए होठों पर ही चिपक गए। अनिच्छा से मैं तैयार हुई। मन कह रहा था कि किसी को धोखा देना अपराध है। मन की बात मन में ही रह गई। भाई राहुल ने आकर बताया कि वे लोग आ गए हैं। माँ और डैडी स्वागत के लिए दौड़े। 2 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। अविनाश अत्यंत आकर्षक, हंसमुख व मिलनसार लगा। लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मन में किसी को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वे लोग चले गए, किंतु मेरे मन में उथल पुथल मच गई। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार कर भी लिया तो कच्ची डोर से बंधा बंधन कब तक ठहर पाएगा? 2 दिनों बाद फ़ोन पर रिश्ते को स्वीकार करने की सूचना मिली, तो बिना त्योहार के ही घर में त्योहार जैसी खुशियाँ छा गई। डैडी बोले, मैं जानता था यही रिश्ता तय होगा। कितना भला व सुशील लड़का है अविनाश, किंतु मैं खुश नहीं थी। जन्म जन्म के इस रिश्ते में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। सो पता प्राप्त कर चुपके से एक पत्र अविनाश के नाम लिखकर डाल दिया। धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, यहाँ तक कि तीसरा भी बीत गया। उसके पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। अविनाश का विशाल व्यक्तित्व खोखला लगने लगा था। स्वप्न धराशायी होने लगे थे कि एक दिन कॉलेज से लौटी तो दरवाजे की कुंडी में 3-4 पत्रों के साथ एक गुलाबी लिफाफा था। उसका भविष्य इसी लिफाफे में कैद था। जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं या अंधेरा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निर्णय कर देगा। पत्र खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। प्यारी दिव्या, माँ आज किटी पार्टी में गई थी, सो बैग से चाबी निकालकर ताला खोला। कड़कड़ाती ठंड में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। स्वयं को असंयत करते हुए पत्र खोला। लिखा था, तुम्हें जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मन में अचानक अनेक प्रकार के फूल खिल उठे। सावन के बिना ही जीवन में बहार आ गई। चारों ओर सतरंगी छितर कर तन मन को रंगीन बनाने लगे। मैंने भी उनके पत्र का उत्तर दे दिया था।
2 महीने के अंदर ही वैदिक मंत्रों के मध्य अग्नि को साक्षी मानकर मेरा अविनाश से विवाह हो गया। दुख सुख में जीवन भर साथ निभाने के कस्मे वादों के साथ जीवन के अंतहीन पथ पर चल पड़ी। विदाई के समय माँ का रो रो कर बुरा हाल था। चलते समय अविनाश से बोली थी, बेटा, नाजुक सी छुई मुई कली है मेरी बेटी, कोई गलती हो जाए तो छोटा समझकर माफ़ कर देना। मेरी आंखें रो रही थी किंतु मन नवीन आकांक्षाओं के साथ नए पथ पर छलांग मारने को आतुर था। कानपुर से फैजाबाद आते समय अविनाश ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था तथा धीरे धीरे सहला रहे थे और मैं चाहकर भी नज़रों से नज़रें मिलाने में असमर्थ थी। कैसा है ये बंधन, अनजान सफ़र में अनजान राही के साथ अचानक तन मन का एकाकार हो जाना। प्रेम और अपनत्व नहीं तो और क्या है। ससुराल में खूब स्वागत हुआ। सास सौतेली थी किंतु उनका स्वभाव अत्यंत मोहक व मृदु लगा। कुछ ने कहा कि कमाऊ बेटा है इसीलिए उसकी बहू का इतना सत्कार कर रही है। ये सुनकर सौम्य स्वभाव मृदुभाषिनी सास के चेहरे पर दुख की लकीरें अवश्य आईं, किंतु क्षण भर पश्चात ही उसे गायब कर व्यक्तियों की देखभाल में जुट जाती। ननद रिया भी दिन भर भाभी भाभी कहते हुए आगे पीछे ही घूमती। कभी नाश्ते के लिए आग्रह करती तो कभी खाने के लिए। प्रत्येक आने जाने वाले से भी परिचय करवाती। अविनाश भी किसी न किसी काम के बहाने कमरे में ही ज़्यादा वक्त गुजारते। उनके दोस्त कहते ये तो गया काम से, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। मन चाहने लगा था काश वक्त ठहर जाए और इसी तरह हंसी खुशी से सदा मेरा आंचल भरा रहे। पूरे हफ्ते घूमना फिरना लगा रहा। 2 दिनों बाद ऊटी जाने का कार्यक्रम था। देर रात्रि अविनाश के दोस्त के घर से हम खाना खाकर आए। पता नहीं ठंड लग गई या खाने पीने की अनियमितता के कारण सुबह उठी तो सांस बेहद फूलने लगी। क्या बात है, तुम्हारी सांसें कैसे फूलने लगी? क्या पहले भी ऐसा होता था? मुझे तकलीफ में देखकर हैरान परेशान अविनाश ने पूछा। मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको पत्र लिखा था। प्रश्न का समाधान करते हुए मैंने कहा, पत्र? कौन सा पत्र? तुम्हारे पत्र में बीमारी के बारे में तो जिक्र ही नहीं था। ऐसा लगा पृथ्वी घूम रही है। क्या इनको मेरा पत्र नहीं मिला? मैं तो इनका पत्र प्राप्त कर यही समझती रही कि मेरी कमी के साथ ही इन्होंने मुझे स्वीकारा है। तनाव व चिंता के कारण घबराहट होने लगी थी। पर्स खोलकर दवा ली, लेकिन जानती थी रोग की तीव्रता 2-3 दिन के बाद ही कम होगी। दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला इन्हेलर शर्म व झिझक के कारण लाई नहीं थी। यदि किसी ने देख लिया और पूछ बैठा तो क्या उत्तर दूंगी। बीमारी को लेकर इन्होंने घर सिर पर उठा लिया। इनका रौद्र रूप देखकर मैं दहल गई थी। आखिर गलती हमारी ओर से हुई थी। बीमारी को छिपाना ही भयंकर सिद्ध हुआ था। मेरा लिखा पत्र डाक एवं तार विभाग की गड़बड़ी के कारण इन तक नहीं पहुंच पाया था। बेटा, आजकल के समय में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। हम बहू का इलाज करवाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? अविनाश को समझाते हुए सास ससुर बोली, पिताजी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने एक सर्वगुण संपन्न व स्वस्थ जीवन साथी की तलाश की थी, ना कि रोगी की। क्या मैं इसकी लाश को जीवन भर ढोता रहूँगा? अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? कड़कती मुद्रा में ये बोले। पापा भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। मेरी ननद ने भी अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा, तुम चुप रहो, अभी छोटी हो। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तोड़ दिया जाए। पिता समान ससुर जी ने रिया को डांटते हुए कहा। मैं कल ही अपने काम पर लौट रहा हूँ। कुछ कहने को आतुर अपने पिता को चुप कराते हुए अविनाश घर से चले गए। अविनाश की बातों से व्याकुल सास मेरे पास आई। मेरी आंखों में बहते आंसुओं को देख अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, बेटी घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ़ लड़का है, इतना भी नहीं समझता कि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह से विवाह जैसे पवित्र बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि आलोक भाई साहब को बीमारी के संबंध में छिपाना नहीं चाहिए था। माँ जी, मम्मी पापा ने छिपाया अवश्य था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ सच सच लिख दिया था। इनका पत्र प्राप्त कर मैं समझी थी कि इन्होंने मेरी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया है, वरना मैं विवाह ही नहीं करती।
कहते कहते आंचल में मुंह छिपाकर मैं रो पड़ी थी। डॉक्टर भी आ गए थे। रोग की तीव्रता को देखकर इंजेक्शन दिया तथा दवा भी लिखी। रोग की तीव्रता कम होने लगी थी, किंतु इनके जाने की बात सुनकर मन अजीब सा हो गया था। सारी शर्म छोड़कर सासू जी से कहा, मम्मी क्या ये एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते? सासू माँ ने अविनाश से आग्रह भी किया, किंतु कोई भी परिणाम नहीं निकला। जाते समय मैं भी सबके साथ बाहर आई। इन्होंने माँ और पिताजी के पैर छुए, बहन को प्यार किया और मेरी ओर उपेक्षित दृष्टि डालकर चले गए। सासू माँ ने दिलासा देते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं विह्वल स्वर में बोल उठी, माँ मेरा क्या होगा? आदमी इतना तटस्थ हो सकता है, मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था। विगत एक हफ्ते में हमने कुछ अंतरंग क्षण व्यतीत किए थे, कुछ सपने बुने थे, सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई थी। क्या वो सब झूठ था? डैडी को पता चला तो वे भी आए। उनके उदास चेहरे पर मैं नजरें भी नहीं डाल सकी। कितने प्रयत्न, कितनी खुशी से मेरी शादी तय की थी, क्या सिर्फ एक हफ्ते के लिए? दिवाकर जी, आप अविनाश को समझा कर देखिए। ये रोग भयंकर रोग तो है नहीं। मैं सच कहता हूँ, हमारे यहाँ ना मेरी तरफ और ना ही इसकी माँ की तरफ किसी को ये रोग है। सो यदि प्रयास किया जाए तो ठीक हो सकता है। गिड़गिड़ाते हुए डैडी बोले, भाई साहब अपनी तरफ से तो मैं पूर्ण प्रयास करूँगा, पर नई पीढ़ी को तो आप जानते हैं, ये सदा अपने मन की ही करते हैं। मेरे ससुर जी डैडी को दिलासा देते हुए बोली। मैं डैडी के साथ अपने घर वापस लौट आई। इस तरह एक हफ्ते में सारे दुख और सुख मेरे आंचल में आ गिरे थे। इस जीवन का क्या होगा, ये प्रश्न बार बार जहन में उभर रहा था। माँ मेरे लौट आने के बाद गुमसुम हो गई थी। डैडी अब देर से घर लौटते थे। शायद कोई भी एक दूसरे से नज़र मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैं विश्वविद्यालय की पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। 2 बार प्री मेडिकल परीक्षा में असफल होने के पश्चात एक बार फिर प्री मेडिकल परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्णय सुनाया तो सभी ने स्वागत किया। परीक्षा का फॉर्म भरते समय नाम के आगे कुमारी शब्द देखकर मम्मी व डैडी बिगड़ उठे, किंतु भाई राहुल ने मेरे समर्थन में आवाज़ उठाई और बोले, ठीक ही तो है, उस संबंध को लाश की तरह उठाए कब तक फिरेगी? 1 महीने पश्चात अविनाश ने अपने वकील के माध्यम से तलाक के लिए नोटिस भिजवाया। माँ पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना किया, किंतु मैंने दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी का संबंध मन व आत्मा से होता है। यदि मन ही एकाकार नहीं हुए तो टूटी डोर में गांठ बांधने से क्या फ़ायदा? और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जीवन में अब ना कोई उमंग थी और ना ही तरंग। मैं किसी पर भार बनकर नहीं रहना चाहती थी। सो प्री मेडिकल में सफल होना प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया था। समय कम था, मन को पढ़ाई के लिए एकाग्र किया। परीक्षा हुई और परिणाम निकला। सफल प्रतियोगियों में मैं अपना नाम देखकर खुशी से झूम उठी। मम्मी डैडी के उदास चेहरे पर एक बार फिर खुशी झलकने लगी थी और मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी हुई। मैं लड़कियों में प्रथम रही थी। योग्यता के कारण सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई। पूरे दिन रोगियों की सेवा करती तो अलग तरह के आनंद की प्राप्ति होती। कभी कभी लगता है वो जीवन क्षण मात्र के लिए था। मेरा जन्म तो इसी के लिए हुआ है। कभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से अपनी तुलना करती तो कभी जॉन ऑफ आर्क से। मन में छाया कुहासा पल भर में दूर हो जाता और कर्तव्य पथ पर कदम स्वयं बढ़ने लगते। एक दिन अस्पताल में बैठी रोगियों को देख रही थी कि एक युगल ने कमरे में प्रवेश किया। मैं उस जोड़े को देखकर चौंक गई, किंतु चेहरे पर आए परिवर्तन पर यथासंभव अंकुश लगा लिया। कहिए क्या तकलीफ है आपको? मैंने सामान्य होते हुए पूछा। आप इनका चेकअप कर लीजिए, चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन भी है, युवक ने कहा। चलिए, उठते हुए मैंने कहा। वह बगल के कमरे में ले जाकर युवती का पूरा चेकअप किया और फिर बताया, कोई परेशानी की बात नहीं है, इन्हें बीपी की समस्या है, इसी कारण पैरों में सूजन है। दवा लिख रही हूँ, समय पर देते रहिएगा। बच्चा होने तक लगातार हर 15 दिन बाद चेकअप करवाते रहिएगा। जी डॉक्टर। नाम दवाई का पर्चा लिखते हुए मैंने पूछा। राशि शर्मा उत्तर युवती ने दिया।
पर्चे पर नाम लिखते समय न जाने क्यों हाथ काँप गए थे मेरे। कुछ दवाएं व टॉनिक लिख कर दिए, साथ में कुछ हिदायतें भी। वे दोनों उठकर चले गए, किंतु दिल में हलचल मचा गए। उस दिन मैं दिन भर व्यग्र रही, बार बार अतीत आकर कुरेदने लगा। जो चीज़ मैं पीछे छोड़ आई थी, वो क्यों फिर से मुझे बेचैन करने लगी थी। मैंने अलमारी से वो फ़ोटो निकाली, जो विवाह के दूसरे दिन जाकर खिंचवाई थी। देखकर मैं बुदबुदा उठी थी, तुम क्यों मेरे शांत जीवन में हलचल मचाने आ गए। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमने साथ चलने से इनकार कर दिया, तो मैंने अपनी राह स्वयं बना ली। तुम इस राह में फिर क्यों आ गए? कितना त्याग और बलिदान चाहते हो? रात अशांति में बेचैनी में गुजरी। सुबह उठी तो रात भर जागने के कारण आंखें बोझिल थी। अस्पताल जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु फिर भी ये सोचकर तैयार हुई कि कार्य में व्यस्त रहने पर मन शांत रहता है। अस्पताल के कमरे के बाहर अविनाश को प्रतीक्षारत पाया तो कदम लड़खड़ा गए, किंतु सहज बनने का अभिनय करते हुए उन्हें अनदेखा कर अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। अविनाश भी मेरे पीछे पीछे आए थे। माफ़ कीजिएगा, आप दिव्या है ना? लड़खड़ाते शब्दों में उन्होंने पूछा। क्यों, आपको कुछ शक है क्या? तेज निगाहों से देखते हुए मैंने पूछा। मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार व अन्याय किया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कल तुम्हें देखने के बाद से ही मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो दिवा। दिवा नहीं, कुमारी दिव्या कहिए, और बाहर आप मेरे नाम की तख्ती देख लीजिए। निर्विकार मुद्रा में बोली थी मैं। आपकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? उनका ख्याल रखिएगा और हो सके तो प्रत्येक 15 दिन बाद परीक्षण करवाते रहिएगा। कहकर मैंने घंटी बजा दी। मरीजों को अंदर भेज दो। चपरासी को निर्देश देती हुई बोली। अच्छा, मैं चलता हूँ दिवा। अविनाश ने मेरी ओर आग्रहपूर्वक देखते हुए कहा। दिवा नहीं, कुमारी दिव्या। मैंने कुंवारी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए तीव्र स्वर में कहा, और लड़खड़ाते कदमों से अविनाश चले गए। मैं देखती रह गई। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया था? किंतु ये इस समय इतना निरीह क्यों, इतना दयनीय क्यों? क्या ये सिर्फ मेरे पद के कारण है, या इसके जीवन में कोई अभाव है? मुझे स्वयं पर हंसी आने लगी। इसे क्या अभाव होगा, जिसकी इतनी प्यारी पत्नी है, पद है, मान है, सम्मान है। तब तक मरीजों ने आकर मेरी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया और मैं कार्य में व्यस्त हो गई। अतीत ने मुझे कुरेदा जरूर था, किंतु अनजाने सुख भी दे गया था, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया था, मुझे मानसिक पीड़ा दी थी, वो मेरे सामने निरीह व दयनीय बनकर खड़ा था। इससे अधिक सुख क्या हो सकता था? मेरे जीवन में एक और परिवर्तन आ गया था। वो तस्वीर जिसे शादी के दूसरे दिन दोनों ने बड़े प्रेम से खिंचवाया था, उसे देखे बिना मुझे नींद नहीं आती थी। उस तस्वीर में उसका निरीह चेहरा मेरे आत्मसम्मान को सुख पहुंचाता था। इसीलिए अब वो तस्वीर मेरे बेडरूम में लग गई थी। राशि हर 15 दिन पश्चात आती रही, किंतु उसके साथ वो चेहरा देखने को नहीं मिला। 2 माह पश्चात लड़का हुआ। उसने आकर आभार प्रदर्शन करते हुए कहा, दिव्या जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, किंतु आपने बेटे के रूप में उपहार देकर अनिर्वचनीय आनंद प्रदान किया है। शायद आप नहीं जानती हैं कि ये मेरी और राशि की तीसरी संतान है। अन्य 2 जन्म से पूर्व ही काल के गाल में समा गई। अविनाश चला गया, किंतु हृदय में सुलगते दावानल को मेरे सामने प्रकट कर गया। शायद वो अपनी पूर्व 2 संतानों की असमय मौत का कारण दिव्या के साथ पूर्व में किए गए अपने गलत व्यवहार को ही समझ बैठा था, तभी इतना निरीह व कातर लगने लगा है। कुछ दिन पश्चात ही मेरा वहाँ से स्थानांतरण हो गया और मेरा अतीत से संबंध ही कट गया, किंतु कभी कभी मेरा दिल अपने ही हाथों से मात खा जाता था। तब तड़प उठती थी, क्या मेरे जीवन में यही एकाकीपन लिखा है? मम्मी पापा का देहांत हो गया था। भाई अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त था। कितने वर्ष यूं ही बीत गए। अपने को बेसहारा पाकर मैंने एक अनाथ बेसहारा लड़की को गोद ले लिया, ताकि जीवन की शून्यता को भर सकूं। लड़की पढ़ने में तेज थी, डॉक्टरी पढ़कर अनाथ बेसहारा जनों की सेवा करना चाहती थी। करीब 5 वर्ष पूर्व न्यूमोनिया बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी मासूम नीली आंखों में न जाने क्या था।
कि मन उसे अपनाने को मचल उठा था। अनाथ आश्रम से उठाकर घर लाई तो सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष ही मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में उसका चयन हुआ और पढ़ाई के लिए उसे इलाहाबाद जाना पड़ा और मैं फिर एक बार अकेली हो गई थी। जीवन मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहा था। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हो चले थे। एक दिन अपने कमरे में बैठी अपने संस्मरण लिख रही थी कि नौकर ने आकर बताया कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैं बाहर निकल कर आई तो वो बोला, डॉक्टर साहब, शर्मा साहब का लड़का बेहद बीमार है, आप शीघ्र चलिए। अपना बैग उठाया तथा कार में उस अनजान आदमी को बैठा कर चल पड़ी। ऐसे अवसरों पर अनजान व्यक्ति के साथ जाते समय मन में बेहद उथल पुथल होती थी, किंतु ये सोचकर चल पड़ती कि हर आदमी बुरा नहीं होता, किंतु किसी पर अविश्वास क्यों और किस लिए। इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारे साथ, उसका कर्तव्य उसके साथ। यही तो मेरी विचारधारा थी, जीवन दर्शन था। कार के पहुंचते ही एक आदमी तेजी से उधर से बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ हुई होगी लेकिन मजबूर था। शिखर को 104 डिग्री बुखार है, चलिए। तब तक हम रोशनी में पहुंच चुके थे। अरे दिवा तुम! ओ माफ़ कीजिएगा दिव्या जी, मुझसे गलती हो गई। अविनाश एकदम हड़बड़ा कर बोले। मैं भी एकदम चौंक उठी। इस जिंदगी में ये दोबारा अप्रत्याशित मिलन किस लिए, मैं सोच ही नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, शिखर कहाँ है? अंदर गए तो देखा वो बुखार में तप रहा था, आंखें बंद थी, किंतु मुंह से कुछ अस्फुट स्वर निकल रहे थे। नब्ज देखी तो टाइफाइड के लक्षण नजर आए। ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए दवा बैग से निकाल कर खिला दी। अन्य दवाइयां पर्चे पर लिख कर देते हुए बोली, ये दवाएं बाजार से मंगवा लीजिए तथा ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखिए और हाथ पैर व तलवे की भी मालिश कीजिए। अविनाश उसके हाथों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे तथा चिंतित व घबराए स्वर में बोले, डॉक्टर साहब, मेरा शिखर बच जाएगा ना? यही मेरा जीवन है, मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी। लगभग 1 घंटे पश्चात बंद पलकों में हलचल हुई तथा होंठ बुदबुदा उठे। पानी पानी! अविनाश ने तत्काल उठकर उसके मुंह में चम्मच से पानी डाला। दवा के असर के कारण वो पानी पीकर फिर सो गया। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, आवश्यकता पड़ने पर बुला लीजिएगा। घड़ी पर निगाह डालते हुए मैंने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। अविनाश ने मेरा बैग उठाते हुए कहा। रात भर बेचैनी रही। शिखर के लिए न जाने क्यों अनजाने ही लगाव हो गया था। मैं जितना ही उसकी भोली व मासूम सूरत से भागने का प्रयास करती, वो उतनी ही और करीब आती जाती। राशि नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पूछने का साहस भी नहीं कर पाई। बिना बुलाए उनके बेटे का हाल चाल पूछने जाऊंगी, शिखर कैसा है? कल उसके ज्वर की तीव्रता देखकर मैं भी घबरा गई थी, सो उसे देखने चली आई। अविनाश के चेहरे पर अंकित प्रश्नों को नज़रअंदाज करते हुए मैं बोली। अविनाश ने शिखर से मेरा परिचय करवाया तो वो बोला, डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो खूब पढ़ूंगा और आपकी तरह डॉक्टर बनूंगा। फिर आपकी तरह ही सफ़ेद कोट पहनकर स्टेथोस्कोप लगाकर बीमारी व्यक्तियों को देखूंगा। अच्छा बेटा, पहले ठीक हो जा, ज़्यादा बातें मत करना, आराम करना, समय पर दवा खाना, मुझसे पूछे बिना कुछ खाना पीना मत। अच्छा, मैं चलती हूँ। आंटी, आप फिर आइएगा, आपको देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। बड़ा शैतान हो गया है, बार बार आपको तंग करता रहता है। अविनाश खिसियानी आवाज़ में बोले। कोई बात नहीं बच्चा है, मैं कहती, पर अप्रत्यक्ष में मन कह उठता, तुमसे तो कम है, तुमने तो जीवन भर का दंश दे दिया है। मैं जानती थी कि मेरा वहाँ बार बार जाना उचित नहीं है, कहीं अविनाश कोई गलत अर्थ ना लगा ले। अविनाश की आंखों में मेरे लिए चाह उभरती नजर आई थी, किंतु मेरी अत्यधिक तटस्थता उन्हें सदैव अपराध बोध से दंशित करती रहती। शिखर के ठीक होने पर मैंने जाना बंद कर दिया। वैसे भी शिखर के साथ मेरा रिश्ता ही क्या था, सिर्फ एक डॉक्टर व मरीज का। जब बीमारी ही नहीं रही तो डॉक्टर क्या क्या औचित्य। एक दिन शाम को टीवी पर अपनी मनपसंद पिक्चर बंदिनी देख रही थी। नायिका की पीड़ा मानो मेरी अपनी पीड़ा हो। पुरानी भावुक पिक्चरों में मुझे लगाव था, जब फुर्सत मिलती देख लेती थी। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि कोई आया है।
मरीजों का चेकअप करने वाले कमरे में बैठने का निर्देश देकर मैं गई। सामने अविनाश और शिखर को बैठा देखकर चौंक गई। कैसे हो बेटा? अब तो स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा। मैं स्वर को यथासंभव मुलायम बनाते हुए बोली, हाँ, स्कूल तो जाना प्रारंभ कर दिया है, किंतु आपसे मिलने की बहुत इच्छा कर रही थी, इसीलिए जिद करके डैडी के साथ आ गया। आप क्यों नहीं आती डॉक्टर आंटी अब हमारे घर? बेटा, तुम्हारे जैसे और भी कई बीमार बच्चों की देखभाल में समय ही नहीं मिल पाता। यदि आप नहीं आ सकती तो क्या मैं शाम को या छुट्टी के दिन आपके घर मिलने आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, उत्तर तो दे दिया था, किंतु क्या अविनाश पसंद करेंगे? घर में भी सदैव आपकी बात करता रहता है, डॉक्टर आंटी ऐसी हैं, डॉक्टर आंटी वैसी हैं। फिर थोड़ा रुक कर अविनाश बोले, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान देकर मुझे ऋणी बना दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो तो मेरा कर्तव्य था। मेरे मुख से संक्षिप्त उत्तर सुनकर अविनाश कुछ और कहने का साहस नहीं जुटा सके, जबकि लग रहा था कि वे कुछ कहने आए हैं और मैं चाहकर भी राशि के बारे में नहीं पूछ सकी। शिखर इतने दिन बीमार रहा, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि उसकी खबर नहीं ली। उस दिन के पश्चात शिखर लगभग रोज ही मेरे पास आने लगा। मेरा काफ़ी समय उसके साथ बीतने लगा। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो बोला, डॉक्टर आंटी, माँ याद तो नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखी है, लेकिन डैडी कहते हैं कि जब मैं 3 साल का था तभी माँ की मौत हो गई थी। मन हाहाकार कर उठा। एक को तो उसने स्वयं ठुकरा दिया और दूसरी स्वयं उसे छोड़कर चली गई। प्रकृति ने उसे उसके अमानवीय व अमानुषिक कृत्य के लिए दंड दे दिया था। अब मुझे भी शिखर के आने की प्रतीक्षा रहती। उसकी स्मरण शक्ति व बुद्धि काफ़ी तीव्र थी। जो एक बार बता देती भूलता नहीं था। किसी भी नई चीज़, नई वस्तु को देखकर उसके उपयोग के बारे में बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछता तथा मैं भी यथासंभव उसके प्रश्नों का समाधान करती। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। मेरी सहायता से शिखर ने मॉडल बनाया। मॉडल देखकर वो अत्यंत प्रसन्न था। प्रदर्शनी के पश्चात वो सीधा मेरे घर आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने शयन कक्ष में लेटी आराम कर रही थी। दौड़ता हुआ आया वह खुशी से चिल्लाता हुआ बोला, डॉक्टर आंटी, कहाँ हो आप? देखो, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है और आंटी गवर्नर ने हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और उन्होंने ही पुरस्कार दिया। आपको मालूम है, उनके साथ मेरी फ़ोटो भी खिंची है। उन्होंने मेरी बहुत ही प्रशंसा की। पलंग पर बैठते हुए उसने कहा, आपकी तबीयत खराब है क्या? लगता है थोड़ा बुखार हो गया है, ठीक हो जाएगा। आप सबकी देखभाल करती हैं किंतु अपनी नहीं। तभी उसकी नज़र स्टूल पर रखे फ़ोटो पर गई। हाथ में उठाकर बोला, आंटी, ये तस्वीर तो पापा की है, साथ में आप भी हैं। इसमें आप दोनों जवान लग रहे हैं। ये तस्वीर आपने कब और क्यों खिंचवाई? जिसका मुझे डर था वही हुआ, इसीलिए कभी उसे शयन कक्ष में नहीं लाती थी। वो फ़ोटो मेरी अहम संतुष्टि का साधन बनी थी, इसीलिए चाहकर भी अंदर नहीं रख पाई थी। मेरा अब कोई संबंध भी नहीं था अविनाश से, लेकिन यदि तथ्य को छिपाने का प्रयत्न करती तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता तथा कालांतर में मेरी उजली छवि में दाग लग सकता था। इसीलिए सब कुछ सच सच बताना पड़ा। वस्तु स्थिति जानकर वो उबल पड़ा था कि ये डैडी ने अच्छा नहीं किया। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि डैडी ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अभी डैडी से जाकर इसका उत्तर मांगता हूँ कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मैं बीमार हो जाऊँ तो क्या वे मुझे भी छोड़ देंगे? वो जाने को उद्यत हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जीवन पथ पर जैसे भी चली जा रही हूँ, चलने दो। अब आखिरी पड़ाव पर मेरी भावनाओं, मेरे विश्वास, मेरे झूठे आत्मसम्मान को ठेस मत पहुँचाना तथा किसी से कुछ ना कहना। कहते कहते एक बार फिर उसके सम्मुख आंसू टपक पड़े। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा माँ, किंतु आपको न्याय दिलाने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। दृढ़ निश्चय व दृढ़ कदमों से वो कमरे से बाहर चला गया, किंतु उसके मुखमंडल से निकला माँ शब्द उसके जाने के पश्चात भी वातावरण में गूंजकर उसकी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। कैसा था वो संबोधन, वो आवाज़, उसकी सारी चेतना, संपूर्ण अस्तित्व सिर्फ एक शब्द में खो गया था। जिस मोह के जाल को वर्षों पूर्व तोड़ आई थी, अनायास ही उसमें फंसती जा रही थी।
कैसा है ये बंधन, कैसे हैं ये रिश्ते? अनुत्तरित प्रश्न बार बार अंतःस्थल में प्रहार करने लगे थे। इसीलिए फिर मैंने एक फैसला किया और मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया। उस शहर को छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। शायद मैं पूरी ज़िंदगी कभी इस बात को भूल नहीं पाऊंगी कि मेरी बीमारी के कारण मुझे तलाक दे दिया गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।